अक्टूबर 1964 भारत से करीब 7,000 किलोमीटर दूर लंदन से एक अनाउंसमेंट होता है। ये आवाज थी भारत के सबसे फेमस न्यूक्लियर साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की, जो कहते हैं, अगर सरकार हमें परमिशन दे दे तो भारत सिर्फ और सिर्फ 18 महीनों में परमाणु हथियार बना सकता है। कहते हैं कि भाभा का ये स्टेटमेंट ऐसे वक्त पर आया था जब चीन परमाणु परीक्षण कर चुका था, पाकिस्तान हथियारों की होड़ में था, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले एक शांतिप्रिय इंसान थे, जो लगातार परमाणु परीक्षण से इनकार कर रहे थे। ये थे आजाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी नो वेपन पॉलिसी भाभा और उनके परमाणु सपनों के बीच सबसे बड़ा टकराव थी। भाभा उन्हें कई बार मना चुके थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने सोचा कि अगर सरकार नहीं मानती तो जनता का दबाव बनाया जाए, और लंदन के बाद 24 अक्टूबर को उन्होंने आकाशवाणी की एक ब्रॉडकास्टिंग में कहा, 50 परमाणु बमों का जखीरा बनाने में सिर्फ 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और 2 मेगाटन के 50 बम बनाने का खर्च 15 करोड़ से ज्यादा नहीं होगा। ये बहुत से देशों के सैनिक बजट को देखते हुए बहुत मामूली खर्च है। कहते हैं कि भाभा के इस स्पीच ने तूफान खड़ा कर दिया। इससे उन्हें जनता का समर्थन तो मिला ही, सबसे बड़ा असर संसद पर पड़ा। शास्त्री जी की अपनी कांग्रेस पार्टी में ही दरारें पड़ने लगी, जिनमें कुछ नेता परमाणु हथियारों के पक्ष में खड़े हो गए तो कुछ गांधीवादी सिद्धांतों से चिपके रहे। 23 नवंबर 1964 से पार्लियामेंट में इस मुद्दे पर डिबेट शुरू हुई। 27 नवंबर को जनसंघ पार्टी ने एक प्रस्ताव लाया और कहा कि भारत को तुरंत परमाणु हथियार बनाने चाहिए, लेकिन उनके पास मेजोरिटी थी नहीं, मेजोरिटी थी कांग्रेस के पास, और वहां सब शास्त्री जी की नो वेपन पॉलिसी से वाकिफ थे। सबको लगा कि प्रस्ताव पास होगा ही नहीं, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरी लोकसभा में सन्नाटा छा गया। लाल बहादुर शास्त्री धीरे से अपनी कुर्सी से उठे, माइक के पास आए और शांत आवाज में कहा, मैं अभी अभी डॉक्टर भाभा से मिलकर आया हूं। हम दोनों इस बात पर सहमत हैं कि भारत को शांतिपूर्ण परमाणु उपकरणों पर काम शुरू कर देना चाहिए। वो लाल बहादुर शास्त्री, जिनके स्वभाव में ही शांति थी, उनके मुंह से न्यूक्लियर टेस्ट की बात सुनकर पार्लियामेंट में बैठे लोग दंग रह गए। तुरंत सबके बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई और सब यही सोचने लगे कि गांधीवादी शास्त्री और परमाणु हथियारों को हरी झंडी, आखिर ये कैसे हो गया। शास्त्री जी के उस ऐतिहासिक स्टेटमेंट ने डॉक्टर भाभा का रास्ता खोल दिया, लेकिन ऑफिशियल परमिशन का इंतजार अब भी बाकी था। करीब 5 महीनों तक राजनीतिक बातचीत, सीक्रेट मीटिंग्स और रणनीतिक योजनाओं का दौर चला, और आखिरकार अप्रैल 1965 में जाकर शास्त्री जी ने भाभा को ऑफिशियल परमिशन दे दी। माने भारत का परमाणु सपना अब कागजों से निकलकर हकीकत बनने वाला था। और इस बात से भाभा इतने खुश थे कि उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की और काम शुरू कर दिया। 5 अप्रैल 1965 की वो तारीख इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन डे था, जब भाभा ने एक स्पेशल ग्रुप बनाया जिसका नाम था SNEPP, माने स्टडी ऑफ न्यूक्लियर एक्सपेंशंस फॉर पीसफुल पर्पस। इस ग्रुप का काम था भारत की सुरक्षा के लिए सीक्रेट तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट करना, और इसे लीड कर रहे थे फिजिक्स के जीनियस साइंटिस्ट सर राजा रमन्ना, जो उस वक्त मुंबई के एक विश्वविद्यालय में फिजिक्स डिपार्टमेंट के डायरेक्टर थे। इस ग्रुप ने अपना काम शुरू कर दिया और इसी के साथ एक साइलेंट रेस शुरू हो गई, और सबको लगा कि अब भारत न्यूक्लियर पावर बन जाएगा। लेकिन बहुत ही ड्रामेटिकली इस पूरे मिशन के दोनों लीड फेस लाल बहादुर शास्त्री और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की वक्त से पहले ही मौत हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशिका सारडा, और आज हम बात करेंगे कि 1965 में न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने वाले भारत को न्यूक्लियर पावर बनने में 30 साल से भी ज्यादा का वक्त क्यों लग गया। कैसे लाल बहादुर शास्त्री माने भारत के एक प्रधानमंत्री की डेथ का केस कभी सोल्व ही नहीं हो पाया, और कैसे होमी जहांगीर भाभा, जो कि प्लेन में थे, वो कभी वापस इंडिया नहीं लौट पाए। क्या भाभा और शास्त्री जी की मौत का कोई कनेक्शन था, या ये महज एक इत्तेफाक था? इन सभी सवालों का जवाब छिपा है इतिहास की गहराइयों में, जिन्हें जानने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे और शुरू करनी होगी कहानी एक जंग की। अगस्त 1965 की बात है। पाकिस्तान और भारत में कच्छ को लेकर तनातनी शुरू हो गई। इधर पाकिस्तान ने कश्मीर में भी मोर्चा खोल दिया और वहां पर इतना तगड़ा अटैक किया कि कश्मीर खतरे में आ गया।
इस जंग में भारत का पलड़ा कमजोर होता जा रहा था। वहीं पाकिस्तान खुलेआम कर रहा था कि नेहरू के बाद भारत के पास ऐसा कोई पीएम नहीं है जिससे बात हो सके। साफ साफ वो शास्त्री जी को ललकार रहा था, जिसका जवाब देते हुए 6 सितंबर को पीएम लाल बहादुर शास्त्री ने एक साहसिक फैसला लिया और भारतीय सेना को इंटरनेशनल बॉर्डर पार करके लाहौर और सियालकोट पर हमला करने का आदेश दे दिया। भारत के इस हमले से पाकिस्तान हक्का बक्का रह गया। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि एक शांति प्रिय प्रधानमंत्री इतना बड़ा दांव खेल देगा, लेकिन शास्त्री जी ये कर चुके थे और उनके इस फैसले ने पूरा गेम चेंज करके रख दिया। भारतीय सेनाएं लाहौर तक जा पहुंची। पाकिस्तान को लाहौर बचाने के लिए यूएन भागना पड़ा। हालात ये हो गए कि जीत का दावा करने वाला पाकिस्तान घुटनों पर आ गया और सितंबर एंड तक ये जंग खत्म हुई, जिसमें जीत हुई भारत की। हालांकि इस विक्ट्री के बाद शास्त्री जी को ये एहसास हो गया कि बाकी हथियारों से सिर्फ जंग जीती जा सकती है, लेकिन वर्ल्ड लेवल पर पावर और सिक्योरिटी दोनों के लिए भारत को परमाणु शक्ति बनना जरूरी है। इसीलिए उन्होंने जंग खत्म होने से पहले ही डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को फोन कर दिया। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा, डॉक्टर साहब आगे बढ़िए, अब कोई संदेह नहीं है, मैं पूरी तरह आपके साथ हूँ। इतिहास गवाह है कि ये सिर्फ एक फोन कॉल नहीं था, बल्कि भारत के परमाणु भविष्य का आधिकारिक ऐलान था और इस सपने को लाल बहादुर शास्त्री और होमी जहांगीर भाभा मिलकर पूरा करने वाले थे। भाभा की टीम दिन रात मेहनत कर रही थी। 18 महीने का जो वादा किया गया था वो पूरा होने वाला था। भाभा बड़े खुश थे और शास्त्री जी भी। लेकिन तभी अचानक उन्हें एक चिट्ठी मिली। ये लेटर आया था यूएसएसआर के ताशकंद सिटी से, जिसमें बिल्कुल साफ लिखा था कि भारत के प्रधानमंत्री को ताशकंद पहुंचना होगा और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ बैठकर शांति समझौते पर दस्तखत करने होंगे। कहते हैं कि दुनिया के बड़े बड़े देशों का प्रेशर भारत पर था। नए नवेले आजाद हुए इस देश में वैसे ही समस्याएं बहुत थी। ऐसे में सैंक्शन ना लग जाए, इस डर से शास्त्री जी तैयार हुए। उन्होंने अपना सामान बांधा और अपने डेलीगेशन के साथ ताशकंद जाने के लिए तैयार हो गए। उनके साथ कुछ भरोसेमंद लोग जैसे सिक्योरिटी इंचार्ज आर.एन. कपूर, प्राइवेट सेक्रेटरी जे.एन. शाही, पर्सनल असिस्टेंट एम.एन. शर्मा और सबसे जरूरी उनके पर्सनल फिजिशियन यानी कि निजी डॉक्टर आर.एन. चुग और उनके पर्सनल सर्वेंट रामनाथ भी थे। अब इनमें से आप डॉक्टर आर.एन. चुग और रामनाथ, इन दो नामों को जरूर याद रखिएगा, क्योंकि आगे स्टोरी में ये काफी अहम किरदार निभाने वाले हैं। खैर, 4 से 10 जनवरी करीब 6 दिन तक ताशकंद में ही मीटिंग चली। 1966 का वो साल था जब यहाँ कड़ाके की ठंड थी, निगोशिएशन में फिर भी बहुत गर्मी थी और जिसमें दोनों देशों को ही कुछ खोना और कुछ पाना था। भारत ने इस पूरी बातचीत में कश्मीर के मुद्दे को बाहर रखा ताकि पाकिस्तान उस पर अपना हक ना जमा पाए, लेकिन इसके बदले में उसे हाजी पीर पास छोड़ना पड़ा, जिसे इंडियन आर्मी ने बहुत ही मुश्किल से कैप्चर किया था। हाजी पीर भारत के पुंछ और पीओके के रावलकोट को जोड़ने वाला एक इम्पोर्टेंट पास था, जिसे जीतना भारत के लिए सबसे बड़ी विक्ट्री थी। लेकिन हाजी पीर को वापस करने का जबरदस्त प्रेशर शास्त्री जी पर था और जब उन्होंने ऐसा किया तो इस बात से ना सिर्फ भारत के लोग बल्कि उनकी अपनी वाइफ उनसे नाराज हो गई। खैर, कुल मिलाकर 10 जनवरी की शाम तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच पीस एग्रीमेंट फाइनल हो गया। दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने इस डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर किए और अब तैयारी थी घर लौटने की। कहते हैं कि भारत लौटने के बाद लाल बहादुर शास्त्री फिर से भाभा के साथ मिलकर 18 महीने के अपने उस सपने को पूरा करने में जुट जाते। लेकिन 11 जनवरी की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसने इस पूरे सपने को तहस नहस करके रख दिया। रात के करीब 12:30 बजे की बात है। अचानक से शास्त्री जी के कमरे से आवाजें आने लगी। उनके सीने में तेज दर्द हो रहा था, जिसका पता चलते ही उनके डॉक्टर आर.एन. चुग तुरंत दौड़कर उनके कमरे में पहुंचे। इधर सोवियत डॉक्टर्स की भी एक पूरी टीम वहां पहुंची और इन सबने मिलकर शास्त्री जी को बचाने की कोशिश की, लेकिन उनकी एक भी कोशिश काम नहीं आई और कुछ ही मिनटों में भारत के देशभक्त प्रधानमंत्री ने अपनी मातृभूमि से हजारों किलोमीटर दूर उज्बेकिस्तान की धरती पर आखिरी सांस ली। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में इस डेथ का रीजन लिखा गया हार्ट अटैक, लेकिन जब लाल बहादुर शास्त्री का शव भारत पहुंचा तो जो देखने को मिला वो बेहद चौंका देने वाला था। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने देखा कि उनके शरीर पर नीले रंग के धब्बे थे, कुछ जगहों पर कटे हुए निशान थे, जिन्हें देख उन्हें शक हुआ। वो लगातार कहती रही कि उनके पति को हार्ट अटैक नहीं आया है बल्कि उन्हें जहर दिया गया है। उन्होंने सरकार से गुजारिश की कि वो शास्त्री जी का पोस्टमार्टम करवाए, लेकिन हैरानी की बात तो देखिए कि एक पीएम की मिस्टीरियस डेथ हो गई और उनका पोस्टमार्टम तक नहीं हुआ। ना इस मामले की कोई जांच हुई, ना कोई कमेटी बनी, बस सीधे सीधे अंतिम संस्कार कर दिया गया और फाइल कर दी गई बंद।
लेकिन ये फाइल बंद कर देना आंखें मूंद लेने जैसा आसान नहीं था, क्योंकि भारत ने जो प्रधानमंत्री खोया था उसके बिना हमारा न्यूक्लियर ड्रीम अधूरा था। हालांकि इस सपने को साकार करने में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा दिन रात लगे रहे। उन्होंने 18 महीने में न्यूक्लियर टेस्ट करने का वादा किया था और शास्त्री जी के जाने के बाद भी वो इस काम को करते रहे। हालांकि अब दिक्कत ये थी कि 1965 में शुरू हुआ ये मिशन एक ऑफिशियल गवर्नमेंट प्लान से ज्यादा शास्त्री जी और भाभा की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पर चल रहा था। पार्लियामेंट की लाइब्रेरी, गवर्नमेंट आर्काइव्स, कहीं पर भी आप ढूंढेंगे तो आपको ऐसा कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलेगा जिसमें साफ साफ लिखा हो कि शास्त्री जी और भाभा के बीच क्या बातचीत हुई थी, क्या समझौता हुआ था, कैसे ये फैसला लिया गया था कि 18 महीने में इंडिया को न्यूक्लियर पावर बना दिया जाएगा। कहते हैं कि अब भी और तब भी इस तरह के मिशन के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट बेहद जरूरी था और भाभा को शास्त्री जी का पूरा समर्थन था। लेकिन अब शास्त्री रहे नहीं, जिसके बाद भाभा अकेले पड़ गए। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि नई नवेली प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी भी न्यूक्लियर पावर को सपोर्ट करती थी, इसलिए उन्होंने भाभा को अपना कैबिनेट मिनिस्टर बनने का ऑफर दिया। इंदिरा का साथ मिलने से भाभा का मिशन जारी रहा। 23 जनवरी 1966 को होमी भाभा सारे दिन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च यानी TIFR के अपने ऑफिस में चौथी मंजिल पर काम करते रहे। उनके साथ ही रहे MG मेनन बताते हैं कि उस दिन भाभा ने मुझसे करीब 2 घंटे बात की। उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास इंदिरा गांधी का फोन आया है जो 4 दिन पहले ही प्रधानमंत्री बनी थी। उन्होंने भाभा से कहा था कि मैं चाहती हूं कि आप विज्ञान और तकनीक के हर मामले में मेरी मदद करें। अगर वो हाँ कहते तो उन्हें मुंबई से दिल्ली शिफ्ट होना पड़ता। भाभा ने इंदिरा की बात मान भी ली। कहते हैं कि इसके बारे में भाभा के भाई जमशेद, मां मेहरबाई, JRD टाटा और उनकी दोस्त पिप्सी वाडिया और फाली मेहता को भी पता था, लेकिन वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर पाते उससे पहले ही उन्हें जाना था वियना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक कमेटी थी जिसका नाम था साइंटिफिक एडवाइजरी कमेटी। इसकी एक बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वियना में और भाभा को वहां जाना जरूरी था। वहां जाने से पहले उन्हें बहुत सारा काम करना था, लेकिन फिर भी वो 2 दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री की शोक सभा में जाना नहीं भूले। 24 जनवरी 1966 भाभा वियना जाने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट 101 में बैठे, जो था बोइंग 707 कंचनजंगा। उस जमाने में मुंबई से वियना की सीधी फ्लाइट नहीं हुआ करती थी। ऐसे में लोगों को जिनेवा में फ्लाइट बदलकर वियना जाना पड़ता था। भाभा ने 1 दिन पहले ही जिनेवा जाने वाली फ्लाइट की बुकिंग कराई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्हें ये टिकट कैंसिल करवाना पड़ा। माने 23 जनवरी को वो वियना जाते और अगर ऐसा होता तो हो सकता था कि उनकी जान बच जाती, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और भाभा रवाना हुए 24 जनवरी को। सुबह का वक्त था, करीब 7:02 का टाइम था कि अचानक ये प्लेन 4807 मीटर की ऊंचाई पर मोबला हिल से टकराता है और हाथों हाथ क्रैश हो जाता है। कहते हैं कि इस फ्लाइट ने दिल्ली से उड़ान भरी थी। ये वहां से बेरूत और जिनेवा होते हुए लंदन जा रहा था। यहाँ जिनेवा में उतरकर भाभा को वियना रवाना होना था, लेकिन उससे पहले ही प्लेन क्रैश की खबर आई, जिसके बाद देश भर में हड़कंप मच गया। प्लेन में बैठे 106 पैसेंजर्स और 11 क्रू मेंबर सबके सब मारे गए, जिनके शव भी कभी नहीं मिल पाए। इत्तेफाक ही कहे कि यह प्लेन ठीक वही क्रैश हुआ था जहां पर कुछ साल पहले नवंबर 1950 में एयर इंडिया का एक और प्लेन मालाबार प्रिंसेस क्रैश हुआ था। इन दोनों ही प्लेन का मलबा और उनमें सवार लोगों के शव कभी नहीं मिल पाए। उस विमान का ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिल पाया और खराब मौसम के कारण विमान का मलबा खोजने का काम रोक देना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि मोबला हिल्स या कहे कि मोंट ब्लांक आल्पस माउंटेन रेंज का पार्ट है। ये फ्रांस और इटली की बॉर्डर लाइन के पास है और फ्लाइट्स के लिए काफी खतरनाक माना जाता है। कहते हैं कि प्लेन जब इस रास्ते को क्रॉस कर रहा था तभी अचानक से कुछ गड़बड़ हो गई। पायलट की नेविगेशन में प्रॉब्लम हो गई, जिससे प्लेन भटक गया और सीधा मोंट ब्लांक से टकरा गया, जिसके बाद प्लेन क्रैश हो गया और सबके सब मारे गए, जिनमें से एक होमी जहांगीर भाभा भी थे। भारत के लिए ये करारा झटका था, क्योंकि 11 जनवरी को देश ने शास्त्री जी को खोया था और 24 जनवरी को भाभा को। माने सिर्फ 13 दिन में इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम के लीडर्स दुनिया छोड़ गए, जिसके बाद इस प्रोग्राम को लीड करने वाला ना कोई नेता बचा और ना ही साइंटिस्ट। माने वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो 2 लोगों की अंडरस्टैंडिंग पर टिका था, अब वो पूरी तरह दिशाहीन हो गया था। हाँ, इसके बाद सवाल जरूर उठे कि क्या ये महज एक इत्तेफाक था या फिर साजिश। तो चलिए इसका पता लगाने के लिए हमें हर एक एंगल को चेक करना पड़ेगा। बीबीसी की रिपोर्ट्स की माने तो होमी भाभा और इंदिरा गांधी के रिलेशन अच्छे थे। लाल बहादुर शास्त्री से तो वो काफी जूनियर थी। इंदिरा सरकार ने ना तो कोई जांच बैठाई, ना ही सवाल उठाए।
कहते हैं कि भाभा की मां मेहरबाई इस बात के लिए उनकी फ्रेंड पिप्सी वाडिया से सारी जिंदगी नाराज रही, क्योंकि उनकी वजह से भाभा 23 की बजाय 24 जनवरी को गए थे। यहाँ एक माँ ने अपना बेटा खोया था और एक देश ने अपना सबसे होनहार वैज्ञानिक। लेकिन फिर भी सवाल वो का वो कि इतने बड़े मामले का इन्वेस्टिगेशन आखिर क्यों नहीं हुआ। साल दर साल बीतते गए और ये बात इतिहास के पन्नों में जमा होती गई। लेकिन फिर आया साल 1975। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी और चारों तरफ उनका जमकर विरोध हो रहा था। लोगों को चुप कराने के लिए उन्होंने इमरजेंसी लगा दी, जिससे हालात इतने बिगड़ गए कि नेक्स्ट इलेक्शन में इंदिरा बुरी तरह हारी और सत्ता में आई जनता पार्टी। जनता पार्टी ने लाल बहादुर शास्त्री की मौत की फाइल फिर से खुलवाई ताकि जनता ये जान सके कि उस रात ताशकंद में हुआ क्या था। इसके लिए 1977 में उन्होंने एक कमेटी बनाई, राजनारायण कमेटी। भारत के इतिहास में ये पहली बार था जब एक प्राइम मिनिस्टर की मौत की संसदीय जांच हो रही थी और इस कमेटी का पूरा जोर हर उस शख्स से मिलने पर था जो उस रात ताशकंद में मौजूद था, जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। अब यहाँ पर वो दो नाम फिर से आते हैं, डॉक्टर RN चुग और रामनाथ। कहते हैं कि ये दोनों पूरी घटना के सबसे महत्वपूर्ण गवाह थे। डॉक्टर RN चुग ने शास्त्री जी को बचाने की कोशिश की थी और रामनाथ जो पर्सनल सर्वेंट थे, जो हर वक्त शास्त्री जी के साथ रहते थे, उन दोनों को संसद में गवाही देने के लिए बुलाया गया। इन दोनों को दिल्ली आना था, लेकिन गवाही देने से पहले इनके साथ क्या हुआ ये जानकर आप दंग रह जाएंगे। कहते हैं कि डॉक्टर RN चुग अपनी गाड़ी में बैठकर सड़क के रास्ते दिल्ली आ रहे थे। उनके साथ उनका पूरा परिवार था, उनकी वाइफ, 2 बेटे और 1 बेटी। तभी अचानक से एक ट्रक उनकी गाड़ी से टकरा गया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि डॉक्टर चुग, उनकी वाइफ और दोनों बेटों की जान चली गई। वहीं उनकी बेटी जो बची वो पूरी तरह दिव्यांग हो गई। पुलिस ने जिस ट्रक ड्राइवर को पकड़ा उसका नाम था वसंत सिंह। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 4 लोगों की जान लेने वाले इस ड्राइवर के खिलाफ भी कोई FIR दर्ज नहीं की गई, कोई केस नहीं बना, कोई जांच नहीं हुई। ये कैसे पॉसिबल था? अब दूसरी तरफ थे रामनाथ, शास्त्री जी के पर्सनल सर्वेंट। कहते हैं कि संसद में गवाही देने जाने से पहले वो शास्त्री जी की पत्नी ललिता शास्त्री से मिलने गए। उन्हें देख रामनाथ बहुत इमोशनल हो गए और बोले, अम्मा, बहुत दिनों से दिल पर बोझ था, आज सब कुछ बता दूंगा, जो भी हुआ था उस रात सब कुछ बता दूंगा। ये कहकर वो संसद की तरफ निकल गए, लेकिन रास्ते में उनका भी एक्सीडेंट हो गया और इसमें उन्होंने अपनी याददाश्त खो दी। माने उन्हें कुछ भी याद नहीं रहा, ना ही उस रात की कहानी, ना ताशकंद, ना ही शास्त्री जी की मौत। सोचिए जरा, 2 गवाह और दोनों के साथ रहस्यमय दुर्घटनाएं। एक की मौत हुई और एक की याददाश्त चली गई। जो राजनारायण कमेटी बनी थी जांच के लिए, उसकी रिपोर्ट भी पूरी तरह गायब। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, वो रिपोर्ट आज तक संसद की लाइब्रेरी में भी नहीं मिलती। 2018 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने खुद ये माना कि उनके पास भी इस रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई रिकॉर्ड है। माने कि एक प्रधानमंत्री की मौत की जांच की रिपोर्ट पूरी तरह गायब। इसे अब आप क्या कहेंगे, इत्तेफाक या प्लानिंग? सवाल कई थे, लेकिन सवाल ही रह गए, तब भी और अब भी। लेकिन एक सवाल और कि होमी झागिर बाबा की डेथ का क्या उनकी जान लेने में अमेरिकन सीक्रेट एजेंसी CIA का हाथ था? सन 2017 में एक स्विस माउंटेनियर डेनियल रोश को आल्प्स पहाड़ों पर एक विमान का मलबा मिला। कहा जाता है कि ये वही प्लेन था जिसमें होमी भाभा सफर कर रहे थे। उससे पहले 2008 में एक बुक आई थी, कन्वर्सेशन विद द क्रो, जिसमें जर्नलिस्ट ग्रेगरी डगल्स ने CIA एजेंट रॉबर्ट क्रोली से बात की और यहाँ क्रोली ने हिंट दिया कि ये सब CIA का किया धराया था। CIA में क्रोली को क्रो नाम से जाना जाता था। वो CIA स्ट्रेटेजी डिपार्टमेंट में थे, जिसे डिपार्टमेंट ऑफ डर्टी ट्रिक्स भी कहा जाता था। क्रोली ने डगल्स को 2 बॉक्स भर के डॉक्यूमेंट्स दिए थे और कहा था कि उनकी डेथ के बाद वो इन्हें अनबॉक्स करे। हालांकि इंटरव्यू बहुत पहले ही 1996 में हो गया था, जिसमें क्रोली ने बताया, 60 के दशक में हमारी भारत से मुश्किलें शुरू हो गई थी जब उसने परमाणु बम पर काम करना शुरू कर दिया था। वो दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि वो कितने चालाक हैं और जल्द ही वो दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने जा रहे हैं। दूसरी चीज ये थी कि वो सोवियत संघ के कुछ ज्यादा ही नजदीक जा रहे थे। उन्होंने भाभा के बारे में कहा कि भाभा न्यूक्लियर बम बनाने में पूरी तरह सक्षम थे, इसलिए CIA ने कई बार उन्हें चेतावनी दी, लेकिन भाभा माने नहीं। उन्होंने साफ कर दिया कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें भारत को दूसरी परमाणु शक्तियों के बराबर आने से रोक नहीं सकती। क्रोली कहते हैं कि वो हमारे लिए एक खतरा बन गए थे। वो एक हवाई दुर्घटना में मारे गए थे जब उनके बोइंग 707 के कार्गो होल्ड में रखा बम फट गया था।
क्रोली कहते हैं कि वो वियना के ऊपर इस प्लेन में ब्लास्ट करवाना चाहते थे, लेकिन इससे बहुत से लोग मारे जाते हैं, इसलिए उन्होंने इसे पहाड़ पर क्रैश करवा दिया। कहते हैं कि क्रोली CIA में सोवियत खुफिया एजेंसी KGB के एक्सपर्ट माने जाते थे और उन्होंने बताया कि वास्तव में शास्त्री भारत का परमाणु कार्यक्रम शुरू करना चाहते थे, इसलिए हमने उनसे भी छुटकारा पाया। भाभा जो कि जीनियस थे और उनमें परमाणु बम बनाने की क्षमता थी, इसलिए हमने इन दोनों से पिंड छुड़ा लिया। भाभा के बाद भारत भी शांत हो गया। इधर भाभा की बायोग्राफी लिखने वाले बख्तियार के दादा भोई लिखते हैं कि भाभा की मौत इटली के तेल व्यापारी एनरिको मैटी की तरह थी। उन्होंने इटली के पहले परमाणु रिएक्टर का काम शुरू करवाया था और CIA ने उनके प्राइवेट जहाज में तोड़फोड़ करवाकर उन्हें मरवा दिया था। इन चौंकाने वाले दावों की पुष्टि कभी नहीं हो पाई। संभव है कि इसकी सच्चाई कभी सामने नहीं आ पाएगी। ग्रेगरी डगल्स को ज्यादा से ज्यादा एक अविश्वसनीय स्रोत ही माना जा सकता है। अमेरिकी भले ही ये ना चाहते हो कि भारत परमाणु बम बनाए, लेकिन एक शख्स को मारने के लिए 117 लोगों को मरवाना समझ के परे है। लेकिन हो सकता है कि CIA ने ऐसा किया हो सकता है ये महज एक हादसा हो। सवाल यहाँ भी सवाल ही रह गया। लेकिन एक आखिरी सवाल ये कि फिर उस न्यूक्लियर प्रोग्राम का क्या हुआ जिस पर भाभा वर्क कर रहे थे। भाभा की जगह लेने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल रसूख वाले एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उनके विजन को समझ पाता। ये शख्स थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। साराभाई इंडिया के स्पेस मिशन के जनक माने जाते थे, लेकिन एटम बम बनाने पर उनकी सोच भाभा से अलग थी। वो गांधी के प्रिंसिपल पर चलने वाले थे। ऐसे में उन्होंने सबको चौंकाते हुए SNPP को पूरी तरह बंद कर दिया और उस प्रोग्राम के सारे पेपर्स जब्त करवा दिए। सारे डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, कैलकुलेशंस, ब्लूप्रिंट्स, सब कुछ। परमाणु विस्फोट से जुड़ी हर एक फाइल को सील कर दिया गया और ये सब इतना जल्दी में क्यों हुआ ये किसी को नहीं पता। कहते हैं कि साराभाई ने बिना इंदिरा से पूछे अकेले ये फैसला ले लिया, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि क्या उन्हें कुछ ऐसा पता चला था, कोई ऐसी बात थी जो उन्हें डरा गई हो, क्या उन पर भी कोई इंटरनेशनल प्रेशर था। अब पूरी कहानी को एक साथ रखकर देखते हैं। 11 जनवरी 1966 ताशकंद में शास्त्री जी की मौत। कोई पोस्टमार्टम नहीं, शरीर पर नीले धब्बे, पत्नी के आरोप, सब कुछ दबा दिया गया। ठीक 13 दिन बाद 24 जनवरी को होमी जहांगीर भाभा का प्लेन क्रैश। 11 साल बाद जिन 2 लोगों को संसद में गवाही देनी थी, उनके साथ मिस्टीरियस एक्सीडेंट हो जाना, जिसमें एक का पूरा परिवार खत्म और दूसरे की याददाश्त। फिर जांच कमेटी की रिपोर्ट गायब, विक्रम साराभाई का न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद और फिर उनकी भी सडन डेथ। क्या ये सब हादसे थे या इत्तेफाक, या फिर ये CIA ने करवाया, या फिर किसी और की ये प्लानिंग थी। दोस्तों, ये इतने बड़े बड़े सवाल ही रह गए। लेकिन हाँ, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को न्यूक्लियर पावर बनने से नहीं रोक पाई। पोखरण में हुए न्यूक्लियर टेस्ट की कहानी तो हम आपको पहले ही सुना चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच में इतने सालों में हर दिन भारत कैसे परमाणु शक्ति बनने की तैयारी करता रहा, इसकी कहानी और देश के जीनियस वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की डेथ स्टोरी पर से भी हम पर्दा उठाएंगे, अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और आपको क्या लगता है ये सब किसने किया होगा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलें और जाने से पहले वीडियो को लाइक और मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मेंबरशिप प्रोग्राम में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक्सक्लूसिव कहानियां जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों, अब हम मिलेंगे आपको किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।